आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के सेंटर में निकाल दिया था, सर्कुलर आर्क के सेंटर में निकाल दिया था। आज है सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे। तो यहाँ पर मैं एक सर्कुलर को दिखाया हूँ, ये इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर और ये पॉइंट ओ है। देखिए सर्कुलर कॉइल जो है इस तरीके से अगर मैं ज्यूम करूँ कि एक, तो ये वर्टिकल है। कौन सा सर्कुलर कॉइल है? वर्टिकल, मतलब इस प्लेन में हाथ है। मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं ये जो प्लेन है, ये कॉइल इस प्लेन में रखा हुआ है, पेज दिख रहा है आपको? तो इस प्लेन में ऐसा आने वाला है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं रखा है कोई, ये वर्टिकल प्लेन में दिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है। अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ पाए। देखिए मैंने एक रॉड ड्रॉ किया, ये रॉड नहीं है। इमेजिन कीजिए कि ये जो है वो इस कॉइल की डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये वाला पॉइंट अगर आप पी कहें, ये वाला पॉइंट पी डैश कहें, इसमें पी पी डैश है, तो यहाँ पर ये पी और ये पी डैश, ये वाला पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट पी डैश। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर कोई चूड़ी है टूटी हुई आधी, तो आधी चूड़ी इस तरीके से कॉपी के बाहर है, पेज के बाहर है। इमेजिन कीजिए आधी उसके अंदर, इस तरीके देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? ये तो आधा इस तरह से नहीं आ रहा है। देखो ये है, ये कोई कॉइल है, क्या है? कोई कॉइल। ये सेंटर कहीं होगा इसका, तो ये एक्सिस आएगा ना, आएगा तो ये एक्सिस ये है। तो इसमें आप इमेजिन कीजिए कि ये देखिए, दिख रहा है ना? आप समझ पा रहे हैं? ये तो आधा कहाँ आ रहा है? बाहर, और आधा कहाँ है? इस पेज के नीचे, वो वर्टिकल प्लेन में ना। लेकिन यहाँ पर हमने आधा जो है वो बाहर दिखाया हुआ है इस तरीके से, और जो नीचे वाला है वो हमने इस डैश डैश लाइन से दिखाया हुआ है। तो ये वर्टिकल प्लेन है, और सेंटर जो है वो इस तरीके से दिख रहा है पॉइंट, ये पी है। तो ये जो लाइन है, जो मैंने ग्रीन कलर का स्केच पकड़ा है, ये एक्सिस दिखा रहा है, ये कॉइल है। अब ये इस तरह से आएगा नहीं आएगा? अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में इस तरह से आएगा, एक्सिस है ना, सेंटर ये है, ये एक्सिस हो गया, और ये हम इस तरह से दिखाए हुए हैं। तो ये आधा बाहर को, ये आधा इमेजिन कीजिए बाहर, आधा। मान लीजिए कि यहाँ से करंट बाहर को आया, कहाँ से आया? बाहर को। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है बाहर को आ रहा है। अब यहाँ जो करंट बाहर को आ रहा है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट में। ठीक है ना? किसे रिप्रेजेंट किया? डॉट। डॉट का मतलब यहाँ से बाहर को, और ये क्या है? क्रॉस। क्रॉस मतलब करंट, देखिए यहाँ से बाहर को आया है तो यहाँ से हो जाएगा अंदर को। रिंग है, रिंग में करंट यहाँ से कहाँ को आया है? बाहर को, घूम के यहाँ से हो जाएगा अंदर को। 3 डायमेंशन है यहाँ पर रिंग। अब देखिए, अब इमेजिन कीजिए कि ये आधा रिंग बाहर है और आधा इसके नीचे। तो जो यहाँ से ऊपर को आएगा ये डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, बाहर को आ रहा है। और जो यहाँ से जाएगा क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्रॉस। मतलब जो यहाँ से करंट जा रहा है वो कहाँ को जा रहा है? अंदर को। और इस वजह से बन कर हम लोग यहाँ क्रॉस से, देखिए ये जो पॉइंट है ये डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बाहर को आ रहा है। ये इस प्लेन में, इस प्लेन में, हाँ बट ये कॉइल वर्टिकल प्लेन में है, और जो पी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओपी कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। और जो आपका ये पी पी डैश ये है किस प्लेन में आ रहा है? वर्टिकल में। यहाँ से करंट कहाँ का है? बाहर को, डॉट। यहाँ से घूम के करंट पूरा बाहर को, और यहाँ से कहाँ हो गया? अंदर को। तो ये क्रॉस है। ये सेंटर ओ था, यहाँ पर भी सेंटर ओ है। हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो भाई हम लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला पॉइंट भी अपना पी है, ये भी तो पी है। दोनों डायग्राम सेम है। अब इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट फिर करेंगे तो इसको मान लेते हैं पी डैश क्यू डैश, पी क्यू, सॉरी पी क्यू, और ये वाला पॉइंट है पी डैश और क्यू डैश। और इस पॉइंट पी, इसको कुछ और मान लीजिए, फिर इस पॉइंट ओ कह देते हैं, इसको सेंटर सी कहते हैं, नाम तो कुछ भी रखिए। तो भाई हमको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस करंट कैरिंग कॉइल से। तो इस करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे एलिमेंट में अब डिवाइड करेंगे, हम पूरे कॉइल से एक नहीं निकालेंगे। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर पी क्यू लिया, छोटा सा एलिमेंट क्या लिया? पी क्यू लिया। इस पी क्यू के इनिशियल पॉइंट पी को हम कहाँ ज्वाइन करेंगे? ओ से। तो वो आया नहीं है इस तरीके से, क्योंकि हमको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने ज्वाइन किया। तो ये डिस्टेंस हमारी होगी आर। सी से ओ का जो एक्सियल डिस्टेंस वो मान लेते हैं एक्स, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है। तो ये जो आर आएगा, देखो अब दिख रहा है ना आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल है? परपेंडिकुलर, सॉरी राइट ट्राइंगल है। तो इसमें जो आर होगा, आर किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस। फिर देखिए ये जो डॉट यहाँ पे जो लाइन दिखाई, रॉड दिखाई थी, मैं आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी समझने लायक है। देखिए समझने के लिए, ये जो ये रॉड है, ये रॉड जस्ट रिप्रेजेंट डायमीटर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायमीटर। ये पी डैश, ये पी और ये पी डैश डायमीटर है। ठीक है, रेडियस कितना है? आर। तुमने कहा सर ये तो रॉड है, रिंग का है। अब मन की आंखों से देखिए कि यहाँ पे आधा कॉइल प्लेन के बाहर है,
है ना। इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊँ आधा, ये देखिए इस तरीके से आएगा, अगर इसको यहाँ पर रख दूँ ये आएगा नहीं आएगा, तो आधा ये बाहर और आधा अंदर। तो जो यहाँ से आ रहा है करंट कहाँ को आ रही है, बाहर। कब देखिए करंट कहाँ को आएगी, बाहर को। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ से ज्वाइन किया ये, तो ये जो डिस्टेंस रहा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, आर। आइडियल ये है, करंट एलिमेंट ये है, करंट एलिमेंट आइडियल। और यहाँ पर आइडियल दिख नहीं रहा, लेकिन कहाँ को है, बाहर को है। तो आइडियल और ये रहा आर, कहाँ को आइडियल, देखो रिंग में आइडियल कहाँ को आएगा, ऊपर को। ये कौन रहा, आर। तो आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90। बस ये समझ आता है यहाँ पर कि ये वाला एंगल कितना है, 90। और जो आर है और जो आइडियल है, ये वर्टिकल प्लेन में, अलग अलग प्लेन में है। आर जो है, जो पी ओ लाइन है, ये पी ओ लाइन जो है ये हमारा कॉपी के पेज में है। और जो पी क्यू है ये कॉपी में नहीं है, प्लेन में नहीं है, ये पेज के परपेंडिकुलर बाहर को है। जो ये पी क्यू है, देखिए जो पी है और जो ये ओ है, ये पी ओ पेज में है। जबकि आइडियल यहाँ से कहाँ को है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को। इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एज्यूम किया कि आधा रिंग बाहर है, आधा रिंग बाहर है। तो यहाँ पर जो आइडियल है वो कहाँ को आएगा, ऊपर को। आर ये है, तो आइडियल और आर के बीच का एंगल 90। हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट क्या कहता था कि भाई करंट एलिमेंट के इनिशियल पॉइंट को रिक्वायर्ड पॉइंट ज्वाइन किया, हमने किया। फिर करंट एलिमेंट और जो डिस्टेंस आर आया उनके बीच का एंगल निकाल लिए। आइडियल कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को। आर कहाँ है, प्लेन में। तो एंगल कितना हो गया, 90। इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर आएगी भैया आपकी, बताइए, आर के बराबर। ये कितना है, एक्स। ये कितना रहा, रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर। ये कितना है, स्मॉल आर। ये एक्स है। तो अगर आप पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो आर इज इक्वल टू फिर से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपना आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइडियल कहाँ था, कॉपी से बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है, ये आर है, एंगल कितना, 90। अब जब यहाँ से रिंग, आधा रिंग बाहर है ना। अब जब रिंग यहाँ से कहीं बाहर को है तो घूम के यहाँ से कहाँ को जाएगा, अंदर को। तो यहाँ आइडियल कहाँ को है, अंदर। आर कहाँ है, प्लेन में। आइडियल अंदर है, कॉपी के पर अंदर की ओर। और जो आर है वो आर इसी प्लेन में है नहीं। तो इसी प्लेन में, तो आइडियल और आर के बीच का एंगल यहाँ कितना हो गया, 90। आइडियल और आर के बीच का एंगल यहाँ भी कितना है, 90। आइडियल और आर के बीच का एंगल यहाँ भी कितना है, 90। तो इस एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया, इस एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। फिर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। लेकिन जो पॉइंट ओ है वो इस एलिमेंट और ये वाला पॉइंट ओ इस एलिमेंट के अबाउट सिमेट्रिक है। शायद आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि अगर पॉइंट सिमेट्रिकली बैठा हो तो वहाँ पर कंपोनेंट करना आसान रहता है, अगर करंट एलिमेंट की लेंथ सेम है और आर सेम है। अब मैंने ओ को इस आइडियल और इस आइडियल के अबाउट सिमेट्रिक कहा, यानी कि ओ का दूरी इससे जितना है, ओ का दूरी इससे भी इतना है। इस आइडियल से यहाँ जितना मैग्नीट्यूड आने वाला है, इस आइडियल से भी यहाँ उतना मैग्नीट्यूड आने वाला है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम लोग करें कंपोनेंट से। अब देखिए पाम रूल याद है, पाम रूल में जो हमारा ये रिस्ट होता था, पाम रूल में जो ये रिस्ट होता था कहाँ पाता था, करंट एलिमेंट। उंगलियां कहाँ की तरफ होती थी, जहाँ को रिक्वायर्ड पॉइंट है। अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पाम हथेली का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ऐसे ऐसे होगा तो यहाँ को, ऐसे होगा नीचे को, ऐसे होगा ऊपर को। तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमको ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर निकालना है, ओ पर। किस एलिमेंट से, आइडियल। अब मेरे को दिखना शुरू हो गया होगा, ये दिखाई से रखा है लेकिन आधा रिंग बाहर, ये रिंग है ये आधा ही है, केवल आधा, आधा बाहर, यहाँ से आधा बाहर, दिख रहा है ना। एक मिनट रुकिए, ब्राइटनेस बहुत होगी भाई। देखिए आधा कहाँ है, बाहर। ठीक है, देखिए कहाँ है, रिंग दिख रहा है आपको, आधा बाहर, आधा कहाँ है, नीचे। ये आधा बाहर और आधा कहाँ है, नीचे। तो यहाँ पर वो कहाँ को आ रहा है, बाहर को। यहाँ से को जा रहा है नीचे को। तो इस एलिमेंट में आइडियल यहाँ पे ना पी क्यू, ये दिखा ऐसे रहा है प्लेन में, लेकिन एक्चुअल में है कहाँ को, ये बाहर को है। तो एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये रिस्ट यहाँ पर आएगा। एलिमेंट ना जहाँ पर करंट एलिमेंट होता है, रिस्ट वहाँ पर रखते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट ओ है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ का रखोगे आप लोग उंगलियाँ, आ गया। करंट कहाँ को है, डॉट, डॉट मतलब ऊपर को। तो जो ये पी ओ लाइन है, वो पी ओ लाइन कहाँ पर आ जाएगा, मेरे रिस्ट पे, सॉरी पाम में। और जो रिस्ट है, ये रिस्ट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर एलिमेंट है। एलिमेंट कहाँ पर है,
पी क्यू, यहाँ पर कहोगे तो पी और थोड़ा सा ऊपर क्या आ गया क्यू, पी क्यू हो गया। ये क्या है, रिस्ट सॉरी पाम, पाम के ऊपर कौन है, आर, तो करंट कहाँ के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इस पाम के परपेंडिकुलर। अब इस पाम के परपेंडिकुलर है, इस हाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पर आ रहा है पी क्यू से, वो इस लाइन के एग्जैक्टली क्या रहने वाला है भाई, परपेंडिकुलर। तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर खींचा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू एलिमेंट पी क्यू। तो ये जो है ये कौन है बेटा, आपका डी बी। देखो मैं हर बार इसको 2 बार बताता हूँ, इस बार भी 2 बार बताएंगे भाई। डी डायग्राम फिर करेंगे, डी बी वन, और डी बी वन और इस आर के बीच का एंगल कितना है, 90। इस डी बी वन और आर के बीच का एंगल कितना रहा, 90। अच्छा, इन द सेम वे करंट एलिमेंट यहाँ पर है, अब रिंग ऐसे है, तो यहाँ से आधा रिंग देखेंगे, इस पर एज्यूम कीजिए अब आधा रिंग बाहर, आधा रिंग कॉपी के नीचे से। तो जो यहाँ से करंट आया बाहर को आया, फिर यहाँ से करंट घूम के यहाँ से कहाँ हो गया, अंदर को, अंदर को जा रहा है। अब यहाँ से करंट अंदर को गया तो रिस्ट कहाँ पर आएगा भाई, ये रिस्ट कहाँ पर आएगा बताइए, जहाँ पे एलिमेंट यहाँ पर थोड़ा सा सही है, उंगलियाँ रिक्वायर्ड क्वांटिटी की, और ये आँखें, करंट कहाँ को है, अंदर को। देखो यहाँ पर तो ऐसा आया था ना, क्योंकि रिस्ट थी जहाँ पर करंट एलिमेंट था, ओ जहाँ पर उंगलियाँ हैं, करंट कहाँ को था, डॉट ऊपर को, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब ये जो आर है वो पाम के ऊपर आने वाला है, तो अगर पाम के परपेंडिकुलर है तो आर के भी परपेंडिकुलर होगा, था ना डी बी वन। अच्छा अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करंट बाहर को आया, रिंग आ गया और घूम के यहाँ से यहाँ कहाँ हो गया, अंदर को। तो यहाँ करंट एलिमेंट कहाँ है, तो यहाँ जो करंट एलिमेंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, यहाँ जो करंट एलिमेंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, करंट का एलिमेंट डायरेक्शन। अब करंट एलिमेंट यहाँ पर, तो रिस्ट यहाँ पर आएगा, उंगलियाँ ये हो गई। अब अंगूठा कहाँ को है भाई, प्लेन के परपेंडिकुलर, करंट कहाँ को है, नीचे को, तो अंगूठा भी कहाँ को आएगा, नीचे को। तो भाई कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, देखिए अंगूठा कहाँ को आ रहा है, यहाँ से नीचे को, उंगलियाँ कहाँ को है, ओ की तरफ। रिस्ट कहाँ पर है, जो यहाँ पर रिस्ट था वो रिस्ट कहाँ पर है, जो यहाँ पर रिस्ट आता है, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये रिस्ट वो कहाँ पर होगा, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट यहाँ पर, रिस्ट यहाँ पर, क्योंकि डीएल है ना। उंगलियाँ ये देखो यहाँ पर, देखिए इसको देखिए, ये कहाँ पर आने वाला है, पी डस क्यू डस, इस रिस्ट पे। अंगूठा कहाँ को है, अंदर को, उंगलियाँ कहाँ की तरफ है, ओ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, इस पाम के परपेंडिकुलर, बाहर को ऐसे, तो इस आर के भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये कौन हो गया बेटा आपका, डी बी टू, समझ रहे हैं। तो ये डी बी टू इस आर के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो एक डी बी वन और एक डी बी टू, बस यही सीखना है। डी एल जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। बायो सेवर्ट तो याद है, डी बी बिल्कुल याद होगा भाई, क्या था, म्यू 0/4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो बी का, डी बी का डायरेक्शन डी एल और आर दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। डी एल कहाँ है, बाहर को, कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर को। आर कहाँ है, प्लेन में। तो आर और डी एल, ये देखो आर है, डी एल ऊपर को है, तो आर और डी एल तो परपेंडिकुलर थे। डी बी इसके भी परपेंडिकुलर है। अब इस डी एल को अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूँ तो ये जो डी बी है वो इस डी एल के भी परपेंडिकुलर, तो डी बी आर के भी परपेंडिकुलर है और डी बी इस डी एल के भी क्या है, परपेंडिकुलर। आप समझ पाए, ठीक है। अब हमको कंपोनेंट करना है, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश, ड्यू टू पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश, इस पॉइंट पर पी क्यू से और पी डैश क्यू डैश मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एलिमेंट पी क्यू and P dash Q dash is magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field at O due to element P Q and P dash की डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो मॉड ऑफ डी बी वन और मॉड ऑफ डी बी टू, कितना मैग्नीट्यूड आया जी बताइए, क्या फॉर्मूला, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, किसके बीच का, डी एल और आर। डी एल कहाँ को है, बहुत हो गया भाई, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, आर ये है, तो एंगल कितना है, 90, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ करेंगे यहाँ क्यूब क्यों लिखा, यहाँ डी एल क्रॉस आर लिखा है इसलिए क्यूब किया हुआ है। साइन 90 कितना होता है, 1, तो कितना मैग्नीट्यूड आ गया जी आपका, म्यू 0/4 पाई आई
dl/r²। मैग्नीट्यूड सेम है तो db1 का मॉड और db2 का मॉड सेम है, तो मैं इसको जस्ट कितना लिख देता हूँ बेटा, db। तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड एट पॉइंट O ड्यू टू एलिमेंट PQ एंड P', PQ और P', के कारण एलिमेंट है। अब एक काम करते हैं, CO को हम लोग आगे को बढ़ाते हैं। हमने ये लाइन कहाँ को बढ़ा दी, आगे को, और एक लाइन और खींचते हैं O पर जो इस CO के परपेंडिकुलर है along द एक्सिस, और एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, वो लाइन ये आ गया, दो लाइन आ गई नहीं आ गई, देखिए भाई ये लाइन क्या है, एक्सिस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस, along एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, सिमेट्री आपको चेक करनी आती है, अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, यस थीटा, ठीक है ना। अब नोटिस कीजिए भाई, अब नोटिस करते हैं इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90, उसमें से ये कितना है, थीटा, बच कितना गया, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये जो dB था वो इस R के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90, ये कितना आया था, 90 माइनस थीटा, तो जो ये वाला एंगल आएगा वो कितना आएगा, थीटा। नहीं समझे, चलिए फिर देखते हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल कितना है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना रहा, 90, इसमें से ये कितना है, थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस थीटा। dB क्या होता है, आर के परपेंडिकुलर, तो इसके बीच का एंगल 90, ये कितना निकला, 90 माइनस थीटा, तो इस 90 में से ये 90 माइनस थीटा घटा दोगे तो ये कितना आ गया, थीटा, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। नहीं समझे, थीटा के अलॉन्ग कौन से कंपोनेंट आते हैं, कॉस, तो रिजॉल्विंग डी लिखेंगे आप लोग, रिजॉल्विंग dB1 एंड dB2 along the axis and perpendicular to axis, along the axis and perpendicular to axis, ठीक है ना। थीटा के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस, तो dB1 का थीटा दिख रहा है वाला है, तो dB1 का जो ये कंपोनेंट आएगा dB1 कॉस थीटा, और जो ये कंपोनेंट आएगा dB1 साइन थीटा के। dB2 का जो कंपोनेंट यहाँ को आएगा वो कौन होगा, dB2 कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट यहाँ को आएगा वो कौन होगा, dB2 साइन थीटा। तो dB1 का एक कंपोनेंट dB1 cos थीटा, dB1 का वाला कंपोनेंट dB1 sin थीटा, dB2 का ये वाला कंपोनेंट dB2 cos थीटा, और dB2 का ये वाला कंपोनेंट dB2 sin थीटा। तो कितने कंपोनेंट हो गए भाई, दो। तो जो यहाँ को कंपोनेंट आया ये वाला, तो ये कौन सा कंपोनेंट है जी हमारा, dB1 cos ऑफ थीटा, dB1 cos ऑफ थीटा, नहीं है असल में। और dB1 का जो कंपोनेंट यहाँ को आएगा, dB1 का करेंगे लाइन खींच रहा हूँ, dB1 साइन थीटा। इन द सेम वे dB2 का जो कंपोनेंट यहाँ को आएगा वो ये कौन होगा, dB2 cos थीटा, और जो कंपोनेंट ये आएगा dB2 साइन थीटा। देखिए एक्सिस में इस dB1 का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो भी यहीं को आ रहा है, सेम डायरेक्शन है बाहर को, और dB2 का वो कंपोनेंट भी बाहर को आ रहा है, जुड़ेंगे तो लेंथ बढ़ जाता है भाई, इसलिए हम एरो को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। एरो dB1 का जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा वो इतना ही होगा, इतना, dB2 का जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा वो भी उतना ही होगा, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ गए, dB1 और dB2, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट dB1 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट dB1 sin थीटा, dB2 का ये कंपोनेंट dB2 cos थीटा, और dB2 का ये कंपोनेंट dB2 sin थीटा। तो dB2 का ये वाला कंपोनेंट कितना है भाई, dB2 cos थीटा, एक यहाँ को भी आएगा dB2 sin थीटा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ, if two vector represent two adjacent sides of a parallelogram draw at the same point, तो उसी पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल उसके रिजल्टेंट को बताता है। देखिए पैरेललोग्राम बनाते हैं, dB2 दिखाई दिया, dB2 दिखा है, और यहाँ पर है dB1 दिखाई दिया, dB2 और dB1, ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ है, तो मैं इसके पैरेलल एक साइड यहाँ पर खींचा, समझ रहे हैं, और एक मैं यहाँ पर खींचा ये। अब बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, आपको ये देखो, ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है साइड, दिखाई दिया ना, तो क्या बना है पैरेललोग्राम, कितने साइड है पैरेललोग्राम में, दो, dB1 और dB2,
दोनों ही कहाँ से ड्रॉ हैं, एक पॉइंट से। तो दो वेक्टर db1 ये वाला एंड db2 ये वाला ड्रॉ एट सेम पॉइंट। तो इसी पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल क्या बताएगा, रिजल्टेंट। किसका, db1 db2 का। db1 का यहाँ पर कंपोनेंट कौन था, db1 साइन थीटा, ये कॉस था। db2 का ये वाला कंपोनेंट क्या था, db2 साइन, db2 का जो ये वाला कंपोनेंट था कॉस था। देखिए कॉस वाले कंपोनेंट इक्वल तो होंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट। ये कहाँ को है, ऊपर को, ये कहाँ को है, नीचे को। तो बोथ आर कैंसिल्ड ईच अदर, लेकिन ये कंपोनेंट जुड़ेंगे। और ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं भाई, ये है आपका db1 साइन थीटा प्लस db2 साइन ऑफ थीटा। आ गया, ये डायग्राम मेन है भाई, और डायग्राम ही के इसमें नंबर हैं। ठीक है, तो ये क्या भाई, डायग्राम। तो अब क्या पता लगा, पी क्यू कहाँ को था, लास्ट में बताइए पी क्यू कहाँ है। तो पी क्यू जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। जो पी क्यू है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को है। देखो मैं रिंग बनाने की कोशिश किया, बना नहीं मुझसे। ये आधा रिंग है ना, देखिए आधा ऐसे तो आएगा यहाँ पर, ये तो ये पी क्यू ये बाहर को आ रहा है, आर इस लाइन में ऐसे आ रहा है, ये इस तरीके से है। आर देखो सेंटर ही दिख रहा है, अगर आपको देखने की कोशिश करें, ये इसमें कंफ्यूज आप लोग काफ़ी करते हैं। ये हो गया, तो जो ये लाइन है सी ओ दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, देखो सी और ये ओ। अब जो यहाँ पर पी क्यू है वो ऐसे कहाँ को आएगा, बाहर को, और ये है आपका आर, दिख रहा है आर। पी क्यू कहाँ को है, बाहर को। तो पी क्यू और आर के बीच का एंगल 90। बस ये मेरे को समझाना था कि पी क्यू और आर के बीच का एंगल 90 कैसे, और यहाँ पर पी डैश क्यू डैश कहाँ को है, अंदर को, और उसको आर के बीच का एंगल 90। समझ रहे हैं, तो ये आ गया। तो भाई रिजॉल्विंग db1 and db2, then we resolving db1 and db2 along the axis and perpendicular to axis. So those component lying along the axis, those component lying along the axis are in same direction. कौन कौन, इसका पहला कंपोनेंट db1 साइन थीटा, इसका कंपोनेंट db2 साइन थीटा। तो दोनों क्या हो गए बेटा, आपके जुड़ गए। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, db1 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, db2 cos थीटा। db1 cos थीटा एंड db2 cos थीटा इक्वल, आर अपोजिट, कैंसिल्ड ईच अदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू, सुनिएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, नेट देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, अरे ऐसा आगे पीछे हो गया, ड्यू टू एलिमेंट, कौन कौन सा, ड्यू टू एलिमेंट कौन है, पी क्यू, ड्यू टू एलिमेंट पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश इस। अब सुनिए भाई, कितने एलिमेंट हैं, दो। कितने एलिमेंट लिए हैं हम लोगों ने, दो, पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश इस। एलिमेंट कौन से लिए हैं, एक लिया अभी हम लोगों ने पी क्यू, और एक लिया हम लोगों ने पी डैश क्यू डैश। ठीक है ना, एलिमेंट दो हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने कंपोनेंट से आएगा, केवल दो, इस db1 साइन थीटा प्लस db2 साइन थीटा। अब फिर ध्यान देना, यहाँ पर फिर बस लोग कंफ्यूज करते हैं, इसके बाद जो आने वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू एलिमेंट पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश इज db1 साइन थीटा प्लस db2 साइन थीटा। आ गया, दो से कंपोनेंट आ गया। अब केस क्या है कि हमने कितने एलिमेंट लिए, दो, साइन भी कितने बार आया, दो। अगर हम 4 एलिमेंट लेते, साइन भी कितने बार आता, 4। हम 10 एलिमेंट लेते, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 5 इसका अपोजिट, तो साइन फिर कितने बार आता, 10 बार। यानी कि जितने एलिमेंट ले रहे हैं साइन उतने बार आ रहा है। यहाँ कितने एलिमेंट लिए, 2, साइन कितने बार आया, 2 बार। अगर पूरी कॉइल लोगे तो साइन कितने बार आएगा, हर एलिमेंट का साइन आएगा ना। मतलब जो दो एलिमेंट थे तो दोनों एलिमेंट के सेपरेट साइन कंपोनेंट जुड़ गए। पूरे रिंग लोगे तो पूरी रिंग में जितने एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स के साइन वाले सेपरेट जुड़ेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू होल रिंग, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू होल रिंग, होल रिंग ड्यू टू होल रिंग इज, भाई पूरी रिंग से कितना होगा, बी। अब आपने कहा सर 2 बार इंटीग्रेट किया होगा, 2 बार इसलिए जोड़ा था क्योंकि एलिमेंट कितने बार आए थे, 2 बार। पूरी रिंग लोग हैं तो हर एलिमेंट का साइन वाला सेपरेट जुड़ेगा। और जुड़ने का मतलब क्या होता है भाई, जुड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेशन इन क्लोज लूप इज db साइन थीटा। बस यही ध्यान देना है,
सर यहाँ साइन 2 बार क्यों नहीं आया? क्यों आएगा भाई? यहाँ पर साइन 2 बार इसलिए आया था क्योंकि कितने एलिमेंट थे? 2। 4 एलिमेंट लेते साइन 4 बार जुड़ता, 6 एलिमेंट लेते साइन 6 एलिमेंट लेते db1 db2 db3 db4 db4 db5 db6 और हर किसी का साइन वाला आता, कॉस तो कट जाते। वैसे ही अगर पूरी रिंग लोगे तो ये एक एलिमेंट का साइन वाला कंपोनेंट है और जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के साइन वालों को सेपरेटली जोड़ दिया है क्लोज लूप में। यहाँ 2 बार इसलिए लिखा था, 2 बार इसलिए जोड़ा था क्योंकि कितने एलिमेंट थे? 2, और यहाँ इंटीग्रेशन में ऐसे सभी एलिमेंट जुड़ चुके हैं। डायरेक्शन खत्म हो गया भाई। तो b इक्वल्स टू कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ db। व्हाट इज db? db जो है वो db1 और db2 का मैग्नीट्यूड था, वो कितना आया था? μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कितना आ गया भाई? μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कौन सा? स्मॉल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एलिमेंट चेंज करने पर जो क्वांटिटी चेंज होंगी वो वेरिएबल, और एलिमेंट चेंज करने पर जो क्वांटिटी चेंज नहीं होंगी वो कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एक कोन बना हुआ है, इसका सेम वर्टिक्स एंगल कितना है? थीटा, और इस कोन का बेस आधा बाहर है और आधा इस कॉपी के अंदर है। इस ये है ना, ये ऐसा इस तरह का डायग्राम है भाई, सिमेट्री इस तरीके से ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ओ है, ये कोन, ये ऐसा आएगा नहीं आएगा? तो ये इस तरह से कोन बन नहीं रहा है। ये पहला एलिमेंट पी क्यू जो बाहर को आ रहा है, ये दूसरा एलिमेंट पी डैश क्यू डैश जो अंदर को आ रहा है, ये पॉइंट, और ये रिंग कहाँ से पास हो रही है? ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। तो क्या हो गया? एक्सिस। तो कोन है, उस कोन का थीटा क्या है? सेम वर्टिक्स एंगल। अगर आप एलिमेंट यहाँ लोगे, उस एलिमेंट को यहाँ ज्वाइन करोगे तो भी एंगल कितना आएगा? थीटा। आप एलिमेंट यहाँ लोगे, उसको भी यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो तो भी एंगल कितना आएगा? थीटा। दिस मीन्स दैट साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट। इस एलिमेंट की यहाँ से जो लेटरल हाइट इसका है वो कितना है? आर। सेलेंट हाइट कितना है? आर। तो इसका सेलेंट हाइट भी यहाँ से भी कितना होगा? आर। यहाँ से भी कितना होगा? आर। तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट। μ0 अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट ही होता है। तो क्या कांस्टेंट है भाई आपका? बताइए। μ0 अपॉन 4 पाई बाहर, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर, साइन थीटा बाहर कांस्टेंट थे, अंदर बच गया dl, तो ये रहा b। अब dl 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 जोड़ो तो क्या बनेगा? पूरा पेरीफेरी। किसका पेरीफेरी? सर्किल का पेरीफेरी। सर्किल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। स्मॉल आर अलग चीज़ है, तो जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर अलग चीज़ है, स्मॉल आर अलग चीज़ है। कैपिटल आर ही है तो पेरीफेरी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, तो b कितना आ गया बेटा आपका? b इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और dl देखिए कितना है? dl 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 घुमा नहीं घुमा, तो कितना बनेगा? पेरीफेरी 2 पाई कैपिटल आर। तो कितना आ गया भाई? 2 पाई कैपिटल आर। क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियस। ठीक है, तो 2 पाई से कितने बार कट गया? 2 बार। क्या बचा? b इक्वल टू μ0 आई अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, बचा कौन है अभी बगल में? एक आर बचा है, साइन थीटा को अलग करते हैं। थीटा अपने मन की उपज है, और मैथ्स में आपको 9th से सिखाया जाता है, 8th से जब भी आप सीखते हैं जो अपने मन की उपज होती है वो लास्ट में एलिमिनेट करना पड़ता है दिए गए वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर थीटा हमने माना था, हमको रेडियस दिया होगा और एक्सेस का डिस्टेंस दिया होगा, आर एक्स हमको मालूम है, तो भाई हमको थीटा निकालना है। यहाँ पर कौन है? साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप आओगे, दिख रहा है ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। फ्रॉम फिगर साइन थीटा कितना भाई? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, दैट इज बी कितना आ गया? बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? μ0 अपॉन 2 आर स्क्वायर आई आर, और साइन थीटा कितना है भाई? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। साइन थीटा इतनी मेहनत करके निकाला भाई, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, आर से आर मल्टीप्लाई कर आर स्क्वायर हो गया। तो बी इज इक्वल्स टू μ0 आई आर स्क्वायर, μ0 आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर आर क्यू अपॉन 2 आर क्यू। ठीक है, ये है रिजल्ट, μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। अच्छा, स्मॉल आर फिर गंदा लग रहा है, आर कितना है? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब हाफ, तो स्मॉल आर जो है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, तो आर क्यूब कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस, तो बी कितना आ गया जी आपका? बी आ गया μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कहाँ से आया?
अब ये करना नहीं आता है तो फिर पढ़ना ही छोड़ देना, ठीक है ना। तो आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर हाफ, तो क्यूब कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। एक्स सेंटर पर निकालना होता, देखिए जो ओ को अंदर को लाते रहोगे तो सेंटर पर ओ सी पर ये ओ आता है तो एक्स कितना हो जाएगा 0, एक्स 0 रखोगे तो एक्स 0 रखा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, μ0/2r, वही फॉर्मूला तो है, अगला एक्सिस पर है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस, ठीक है। इसको देखिए भाई, इसका डायग्राम एक बार और बना लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, अब ध्यान दीजिएगा, दोबारा से इसको मैं फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि हर बार 2 बार बताया जाता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज कर क्या करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए ना आप लोग। देखिए भाई, ये क्या है, ये अभी थोड़ा सा कलाकारी दिखाते हैं भाई। अब पेज में और कॉपी में बड़ा अंतर हो जाता है ना। ये कौन है, बोल्ड में और उसमें ओ, देखिए ये केवल आधी जुड़ी है, इमेजिन कीजिए, तुमने कहाँ से आधी जुड़ी, लेकिन आधी जुड़ी प्लेन के इस प्लेन पर है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है। ये दिखा रखा है, ये आधा जुड़ी, इसका इमेजिनेशन ये है। और आधा कहाँ है, पेज के पीछे या बोल्ड के पीछे, नहीं समझे, अब आ रहा होगा समझ में। या ये सर ये तो रॉड है, अरे नहीं भाई रॉड नहीं है, इसको जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया डायमीटर इसका। ये वाला पॉइंट कौन सा है पी, ये वाला पॉइंट कौन सा है पी डैश, ये वाला पॉइंट कौन सा है पी, ये वाला पॉइंट कौन सा है पी डैश। तो पी से जो करंट आएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को आएगा, आया ना। कैसे आया, ऐसे आया, शाबाश, ये ऐसे आया ना, ये बाहर को आ रहा है। आर ऐसे आएगा, आर प्लेन में ऐसे, ये ओ है, देखिए ये जो लाइन है अपना, जो ये वाला लाइन है, ये ओ, या इसको क्या कहता हमने लास्ट टाइम, इसको कहा था हमने लास्ट टाइम सी, क्या कहा था सी। तो इस वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग सी, इस वाले पॉइंट को कितना मान लेते हैं ओ। तो सी ओ कहाँ पर है भाई, तो सी ओ जो है वो इस प्लेन पर है, देखिए ये है ना, पीछे हो चुका है, दोबारा कर रहे हैं, ये सी ओ। कॉइल कहाँ है, कॉइल इस प्लेन पर है, या इससे बच्चा करते हैं, देखो ये कॉइल, ये सेंटर कौन सी, ये कौन है एक्सिस, दिख रहा है, ये वाला केस है, दिख रहा है ना ये। तो यहाँ जो करंट आएगा वो बाहर को आएगा, नहीं आएगा ऐसे, इस वाले पी से जो करंट आएगा कहाँ को आएगा, बाहर को, बाहर को आएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कीजिए, करे ओ से। और जो आर है वो आर ऐसे आएगा, नहीं आएगा, आर नहीं क्या। तो आर कहाँ पर है, जो आर है वो आर आपका ये है, दिख रहा है ना, ये आपका कौन है एक्स, ये लाइन कौन है एक्स, ये लाइन कौन है आर। तो एक्स कहाँ है, पेज पर, प्लेन पर, पेज के प्लेन पर, कॉपी के प्लेन पर। आर कहाँ है, कॉपी के प्लेन पर। आइडियल कहाँ को है, ऊपर को। अब कॉपी में नहीं दिख रहा है लेकिन है कहाँ को, ऊपर को। तो आइडियल ऊपर को, और आर जो प्लेन में है एंगल 90। तो कौन है जी हमारा आइडियल, और ये कौन है आर, कितना एंगल हो गया इनके बीच का 90, ठीक है। इन द सेम वे, अच्छा अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखिए क्या है, ये कौन सा पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट कौन सा, डिस्टेंस कौन है भाई हमारी एक्स, ठीक है। और आपने इसको ज्वाइन किया तो ज़्यादा आसान। अच्छा आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, केवल ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। मतलब ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, केवल ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बनाऊंगा केवल, हालांकि गलत नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन है आर, तो आर कहाँ पर है प्लेन पर, एक्स कहाँ पर है प्लेन पर, डी एल कहाँ को है ऊपर को, प्लेन के परपेंड ऊपर को। तो यहाँ पर थीटा होगा, वो थीटा कितना हो गया 90, किसके बीच का, आइडियल और आर के बीच का एंगल। इन द सेम वे ये कहाँ हो गया अंदर को, ये प्लेन के परपेंड अंदर को गया, अंदर को गया। तो इसको यहाँ पर किस रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस, क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। और ये डिस्टेंस जो रहा आपका, ये डिस्टेंस कितना है आर, आर कहाँ पर है प्लेन पर, आइडियल कहाँ को है अंदर घुसा पड़ा है, ठीक है। तो ये आर रहा, ये कौन रहा भाई आपका आर, ये आर है, और आइडियल कहाँ घुसा पड़ा है अंदर को। तो इनके बीच का एंगल यहाँ पर भी कितना है जी 90 है, नहीं है, यहाँ पर भी कितना है 90। थीटा किसके बीच का एंगल, आइडियल और आर के बीच का एंगल 90 हो गया। अब पाम रूल कैसे लगाएं भाई, अब देखिए यहाँ पर देखना, जो ये पी है यहाँ से एलिमेंट कहाँ को है ऊपर को, बाहर को आया हुआ है।
तो रिस्ट कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर एलिमेंट है। फिंगर्स कहाँ पर रहेंगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर रिक्वायर्ड है, ऊपर। फिंगर ये आ गई, एलिमेंट पी पर है, अंगूठा कहाँ को है, ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पाम के परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो जो आर लाइन आएगा वो लाइन एग्जैक्ट मेरे पाम के ऊपर आएगा। रिस्ट कहाँ पर है, पी पर दिख रहा होगा आपको। उंगलियाँ कहाँ को आ रही हैं, ओ की तरफ। अंगूठा कहाँ को है, करंट ऊपर को। तो पाम के परपेंडिकुलर यानी कि आर के परपेंडिकुलर, तो ओ पर इससे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाहर को। यहाँ समझ में, तो यही चीज़ समझनी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया है भाई, ये आ गया है इस तरीके से, एंड दिस इज dB1। तो ये जो रहा ये कौन हो गया बेटा आपका, dB1। नहीं असल में, तो dB1। तो ये एंगल कितना है, थीटा। ये और ये एंगल कितना है, 90। समझ आ गई बात। अब इन द सेम वे यहाँ पर करते हैं। आप इसके कारण यहाँ पर निकालोगे, रिस्ट रहेगी यहाँ पे, पी रेस्ट पे, उंगली रहेंगी ऊपर। आ गया। अंगूठा कहाँ को है, इसके परपेंडिकुलर अंदर को। तो भाई ये ऐसे नहीं आ गया, देखिए ये आएगा नहीं आएगा, अब देखो ध्यान से, ये आ रहा है। तो भाई अंगूठा, रिस्ट कहाँ पर है, रिस्ट कहाँ पर है, पी रेस्ट पर। उंगली कहाँ की तरफ, ओ की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, पाम के परपेंडिकुलर। अगर मैं इस तरीके से इस मैटर को ऐसे रखूँ, देखिए तो कहाँ पर आ रहा है, आर नहीं आ रहा है। अंगूठा कहाँ को है, पी से अंदर को। रिस्ट कहाँ पर है, जो यहाँ पर रिस्ट आएगा वो कहाँ पर है, पी रेस्ट पर। फिंगर्स रिक्वायर्ड पॉइंट पर, अंगूठा नीचे को। तो इस पाम के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि इस आर के भी परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया है भाई, कौन, dB2। तो ये dB1 और ये dB2। नहीं है समझ में, क्लियर है, dB1 और dB2। अब हमने क्या किया कि CO को आगे को बढ़ाया along द एक्सिस, और O पर एक लाइन और खींची परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस along द एक्सिस। इसके और इसके बीच का एंगल 90, ये छुटका सा थीटा, ये 90 माइनस थीटा। इसके और इसके बीच का एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। इन द सेम वे ये वाला एंगल भी थीटा। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट किसके, dB1 और dB2। कहाँ, along द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थीटा के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट बनता है, कॉस। तो जो कंपोनेंट कॉस आएगा, जो dB1 का ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये थीटा के अलॉन्ग कौन हो गया, dB1 कॉस थीटा। जो यहाँ को आएगा वो कौन होगा, dB1 साइन थीटा। dB1 कॉस थीटा, dB1 साइन थीटा। थीटा के अलॉन्ग कॉस है, तो dB2 का जो ये कंपोनेंट होगा dB2 कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा dB2 साइन। देखिए dB1 कॉस थीटा और dB2 कॉस थीटा क्या है, इक्वल और अपोजिट। तो कैंसिल ईच अदर, यस। dB2 का ये कंपोनेंट कौन है, dB2 कॉस, dB1 साइन थीटा, dB2 साइन थीटा जुड़े हैं। तो dB1 साइन थीटा, dB2 साइन थीटा मिलकर जो लाइन बनाएंगे भाई, वो फिर बोल रहा हूँ, वो dB1 और dB2 के अकॉर्डिंग अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं तो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। डायगोनल तो नहीं बन पाया, देखिए ये तो यहाँ पैरेललोग्राम बना। तो ये साइड जो है वो इस पैरेललोग्राम dB1 और dB2 जिसकी एडिजन साइड है, जो ओ से ड्रॉ किया गया है, उसका डायगोनल है। तो ये जो साइड होगा वो कौन होगा, dB1 साइन थीटा प्लस dB2 साइन थीटा। तो कितने कंपोनेंट आ गए जी यहाँ पर, 2। एलिमेंट भी कितने थे, 2। साइन कितने बार आया, 2। 4 एलिमेंट लेते साइन कितने बार आता, 4। पूरी रिंग लेते साइन कितने बार आता, हर सेपरेट एलिमेंट का साइन जुड़ता। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है भाई, dB साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। सर यहाँ साइन 2 बार क्यों नहीं लिखा, साइन 2 बार नहीं लिखा ना, ये एक एलिमेंट का साइन वाला है, और जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं, उन सबके साइन हम लोगों ने जोड़ दिए। अब dB कितना होगा भाई हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नीट्यूड, dB कितना होगा, तो dB1 का मॉड जो था वो dB2 के मॉड के बिल्कुल बराबर होगा, और इन दोनों के मॉड को हम लोग लिख देते हैं dB। और ये होगा किसके बराबर बताइए, फॉर्मूला क्या है, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा। किसके बीच का एंगल, dl और r। dl बाहर को था, r प्लेन में था, तो एंगल 90/4
आर स्क्वायर, कितना आसान है फिर, μ0/4 आई डी एल साइन 91/r²। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप कहानी लिखोगे भाई, मैं नहीं लिख रहा हूँ, रिजॉल्विंग DB1 एंड DB2 along the axis and perpendicular to axis at point O. Then from figure we see that the component which is lying perpendicular to the axis, that is DB1 cos theta and DB2 cos theta, are equal and opposite to each other, so they cancelled each other, एक दूसरे कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे। बट द कंपोनेंट ऑफ DB1 एंड DB2 lying along the axis at O, that is DB1 sin theta and DB2 sin theta, are lying in the same direction, that is they add up and form resultant intensity at O due to element PQ and P dash Q dash। तो नेट इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू एलिमेंट पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश इज कितना, DB1 साइन थीटा प्लस DB2 साइन थीटा। और ऐसे कितने कंपोनेंट हैं, बहुत सारे, उन सबको जोड़ दिया। फिर DB का हम लोगों ने वैल्यू पुटअप किया, रख दिया, कांस्टेंट्स बाहर फेंके, कांस्टेंट अभी थोड़ी देर पहले बता रखा है, एलिमेंट के चेंज होने पर जो चेंज होंगे वही वेरिएबल होंगे, बाकी सब कांस्टेंट, तो ये सब बाहर निकल कर आ गए। DL 2πr हो गया, साब काट फिट कर ये निकल कर आ गया। ट्राइंगल से साइन थीटा लिया, साइन थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, R, हाइपोटेनियस कौन है, स्मॉल r, तो साइन थीटा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, वैल्यू पुटअप कर दी, काट फिट करा तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ये। ठीक है, ये हो गया B इक्वल टू μ0 I r² प्लस x² की पावर 3/2 एक्स अपॉन ड्यू टू दैट। ठीक है ना। अच्छा, फॉर एंटर्स इफ कॉइल हैविंग एंटर्स, तो B कितना होता है जी, B बताइए कितना होता है, μ0 Ni r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है ना। अब अगला केस क्या देखिए, ऐसा ग्राफ खींच लेते हैं। इट इज ए सर्किल, ये एक्सिस है जी, बिल्कुल भाई ये एक्सिस और ये भी एक्सिस है। ठीक है। अब मान लें यहाँ से हमने कैन बार को दिखाया था, यहाँ से अंदर को दिखाया था, तो यहाँ पर खड़े आदमी को ये दिख रहा था एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है आप लोगों को नॉर्थ। अगर यहाँ पर खड़े आदमी को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से खड़े आदमी को क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज, मतलब साउथ। मतलब यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर को आएंगी तो यहाँ से फील्ड लाइंस हो जाएंगी बाहर को। ठीक है, तो खैर छोड़ दी, जो भी था करेंगे इसको। ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है आपका एक्सिस, ये है आपका एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ओ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी कितना है, μ0 Ni r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। सेंटर पर x कितना है, 0। आप p को अंदर को लेके आओगे तो यहाँ पर x 0, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0, r मैक्सिमम। यहाँ से आगे को जाओगे तो x बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये पूरा फ्रैक्शन घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और घटते हुए ये आ गया। पीछे को जाओगे, पीछे को भी x बढ़ेगा, आपसे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वैसे भी x स्क्वायर में है तो स्क्वायर बढ़ेगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी होगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ कोई बढ़ोगे तो भी ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो बी का वैल्यू फिर घटेगा, आ नहीं रहा है। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पर एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल आता है भाई, क्या आता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है ना, तो ये आप जो भी कल करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको अब आ जाना चाहिए भाई, बड़ा बड़ा टॉपिक था। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। थैंक यू।